अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थी। दीदी, अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने यह जमीन बेचा नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को यह बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है। इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या दीदी, इसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे। उसके बाद क्या? अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना। मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी, और मुझे बांस की सीजें बनाना भी आती है, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी। यह सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं, तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। ज्योति बहुत ही हिम्मती थी। वह तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची, तो देखा कि इस जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी, और ना ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा। लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से धर्मपाल आता दिखा, और उसके साथ विमला और उनका बेटा कमल भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। यह जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारी है। कमल के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे यह बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारे भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे मीरा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो छोटी बनकर रहो। ऐसे बड़ों के बीच मत बोल, समझी? अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। मीरा, तो कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं, पर डरते नहीं। धर्मपाल ने सब कुछ चुप कराकर कहा। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। ज्योति और मीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं मीरा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसे नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे, और वहां पहले से ही धर्मपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी,
हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर यह सच है तो यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहां नहीं चलेगा। सरपंच जी, यह लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। यह जमीन के बाद तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, यह झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं, और उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। मीरा, रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं, लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कान्हा फूंसी करने लगे। अरे सुन सुग्गो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काका, कैसा रिश्तेदार है। अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है।